A very good morning all of you. We are doing chapter number 3 in your geography book, that is water resources. पानी जो आपका है यानी कि जल, उसको हम संसाधन के रूप में, रिसोर्स के रूप में स्टडी कर रहे हैं। आप सबको पता है रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज वो चीज़ें होती हैं जिनकी मदद से हम कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन करते हैं, कुछ उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम वाटर को एज अ रिसोर्स स्टडी कर रहे हैं। तो इसी चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ओपन योर ज्योग्राफी बुक, पेज नंबर 29, फर्स्ट पैराग्राफ। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हमने समझा था लास्ट क्लास में कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका उद्देश्य, जिनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता, उसको हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं या मल्टीपर्पज़ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि डैम बनाने का पर्पस क्या है, सिर्फ पानी को रोकना या खेतों तक पानी पहुंचाना ही नहीं हो सकता, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, जैसे कि मछली पालन हो सकता है, टूरिज्म यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देना हो सकता है। तो मल्टीपर्पज़ मतलब ही ये होता है कि आप जो है एक प्रोजेक्ट को इसलिए बना रहे हैं कि आप बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा कर सके, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। ठीक है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हमें फ़ायदा तो बहुत देते हैं कि एक ही सोर्स से या एक ही डैम से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं, बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम किस कॉस्ट पे वो होते हैं वो जानना हमें ज़रूरी है। किस कॉस्ट पे मतलब कि क्या हमें उसके जो है नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं किसी भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के। ठीक है, क्यों लोग इनका विरोध करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा किसी न किसी जो है रिवर के ऊपर जो है आर्गुमेंट होता रहता है, डिस्प्यूट चलता रहता है, दो स्टेट्स के बीच में चलता रहता है। ठीक है, तो वही डैम्स बन जाते हैं तो डैम्स के ऊपर भी जो है इन्वायरमेंटलिस्ट खड़े हो जाते हैं, पर्यावरण के प्रति जो लोग जागरूक हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि नहीं, इससे आपने इकोसिस्टम को जो है इफेक्ट किया है, या यहाँ पे रहने वाले वन्य जीव जंतु है, जो जलीय जीव जंतु हैं, उनको, उनकी लाइफ को इम्पैक्ट किया है, या आसपास रहने वाले लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया है। तो उसको लेके लोग जो है अपना विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। ठीक है, तो हमें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के बेनिफिट जानने के साथ साथ ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि किस कॉस्ट में हम इन प्रोजेक्ट्स को जो है अडॉप्ट कर रहे हैं या फुल बना रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, क्या क्या हमें नुकसान उठाना पड़ता है इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के बाद। क्लियर। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है। आप क्या कर रहे हो, बांध बनाने का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्शन दे रहे हो। रिवर जो एक नेचुरल फ्लो करती है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, जहाँ जहाँ उसको रास्ता मिलता है वो उस डायरेक्शन में फ्लो करती है। बांध का मतलब ही क्या होता है, आप खुद गाइड कर रहे हो रिवर को कि आपको इस ओर जाना है, नदी को आप जो है डायरेक्शन देते हो कि आपको इसी ओर फ्लो करना है। तो इससे हम क्या करते हैं, जो नेचुरल फ्लो है रिवर का, प्राकृतिक बहाव है, हम उसको अवरुद्ध करते हैं, उसको रोक देते हैं और दूसरी डायरेक्शन उसको दे देते हैं। ठीक है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है। पहला नुकसान क्या हुआ इससे, जो तलछट होता है यानी कि जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, रेत होती है, मिट्टी होती है, वो क्या होता है, वो एक जगह पे जमा होने लग जाती है क्योंकि वो नेचुरली फ्लो नहीं कर रही है। हमने बांध बना दिया वहाँ पे, तो उसकी डायरेक्शन को हम चेंज करें। बांध बनाने से क्या होता है, बहुत सारा पानी एक जगह रुक जाता है। ठीक है, डैम का पर्पस ही क्या होता है, पानी को एक जगह रोक देना, नदी के पानी को एक जगह रोकना और आगे उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देना। तो जिस जगह पानी रुक जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो उसका जो लोअर सरफेस होता है वहाँ पे चट्टाने उभरने लगती है, मतलब उसका सरफेस हार्ड होता चला जाता है। ठीक है, और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांध देता है, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि फिशेस को किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, और उनका जो भोजन है, क्योंकि आप देखो जहाँ पे बहुत ज़्यादा तलछट जमा हो जाएगा, मिट्टी पत्थर कंकड़, तो वहाँ पे उनको खाने के लिए भोजन भी कम मिलेगा। ठीक है, तो जो जीव जल में रहते हैं उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इस वजह से, क्योंकि हमने ह्यूमन इंटरफेयर जो है उसमें ज़्यादा बढ़ा दिया है। हमने रिवर को नेचुरली फ्लो होने से रोक दिया और खुद उसको डायरेक्शन देके दूसरी साइड हमने उसको मूव करा है, कुछ पानी को हमने वहीं रोक दिया है। तो उससे क्या है, पूरी चीज़ें इम्बैलेंस होगी। जो नेचुरली फ्लो करती थी, जो उसमें जीव जंतु नेचुरली रह रहे थे, उनकी लाइफ इम्पैक्ट हो गई, नदी खुद जो है डिस्टर्ब हो गई। ठीक है,
बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती है, जो कालांतर में अपघटित हो जाती है। ये हम सबको पता है, जो जिस जगह पे बांध बनेगा वहां पे पानी रुक जाएगा और वो सारी जमीन पानी के नीचे चली जाएगी। ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए सामाजिक आंदोलनों जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये आप सबने रिसेंटली भी बहुत सुना होगा, न्यूज में चलता रहता है, और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। तो बड़े बड़े आंदोलन भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि इन बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं इनके विरोध में लोग करते हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। क्या मतलब है इस बात का कि जो लोकल लोग हैं उनका हम विस्थापन कर रहे हैं। विस्थापन मतलब उनको हम एक जगह से उठाकर दूसरी जगह जो शिफ्ट कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा रेसिस्ट जो है यही लोग करते हैं जो लोग डायरेक्टली इम्पैक्ट हुए हैं। आपको हमको तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम दूर हैं, लेकिन जो उस एरिया में रह रहे हैं, जिनका घर वहाँ से चला जाएगा, जिनको रिलोकेट करने के लिए हम बोल रहे हैं कि आपको इस स्थान छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा, वो लोग तो रेसिस्ट करेंगे ही ना। जो ये लार्ज स्केल पे होता है, जब बड़े बड़े बांध हम बनाते हैं, बड़े बड़े परियोजनाएं हम लेके आते हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में हमें लोगों को विस्थापित वहाँ से करना पड़ता है। तो वो सारे लोग फिर क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं, इस तरीके के आंदोलन चलाते हैं। ठीक है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधन से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। अब जो ये डैम फिर आपसे एक क्वेरी थी। मैं क्या होता है, अब सपोज आप जिस जगह पे रहते हैं आपको उससे बहुत लगाव होता है। ठीक है। आपके रोजगार के साधन वहाँ पे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, जो भी वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका अपना घर होता है, हर एक को अपने घर से लगाव है, अपने लोकेलिटी से लगाव होता है, अपने आसपास के एरिया से लगाव होता है। ठीक है। तो इन सब लोगों को क्या करना पड़ता है, इनको देश के लिए, क्योंकि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो है लार्ज स्केल पे लगते हैं, लार्ज स्केल पे लगते हैं मतलब पूरे नेशनल लेवल पे ये लोगों को बेनिफिट, नेशनल नहीं तो एटलीस्ट स्टेट लेवल पे तो बहुत जो है इवन 2-3 स्टेट्स को एक साथ बेनिफिट देते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है, देश के लिए इन लोगों को अपनी इन सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों और बड़े किसानों को, या उद्योगपतियों को, और कुछ नागरिक केंद्रों को। गांव के भूमिहीनों को लीजिए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं? अब हम ये स्टडी करेंगे जो छोटे किसान हैं या जो छोटे लोग हैं उनको कितना लाभ मिलता है ऐसी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का। हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा था, इंडस्ट्रियलिस्ट को हो रहा था, बड़े बड़े उद्योगों को हो रहा था। और जो आदिवासी लोग थे जिनको वो जगह छोड़ के जाना पड़ रहा था, क्या उनके लिए कोई फ़ायदा हो रहा था? उनको सिर्फ क्या हो रहा था, एक जगह से उठा के दूसरी जगह उनको शिफ्ट किया जा रहा था, एक रहने का ठिकाना उनका दूसरी जगह बनाया जा रहा था, उससे प्रॉब्लम्स ही फेस कर रहे थे वो। तो हम यहाँ पे ये स्टडी करेंगे कि जो मजदूर होते हैं, किसान, छोटे किसान होते हैं, उन लोगों को क्या इन प्रोजेक्ट्स का बेनिफिट मिलता है, या सारा बेनिफिट्स बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े किसान या फिर उद्योगपति ही लेते हैं। ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन NGO है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। अब इसमें 3-4 चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। क्या है, एक तो ये बंद कौन से रिवर पे रहा है, ये आपको पता चला। आंदोलन तो है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, कौन सी, गुजरात में नर्मदा नदी पे बन रहा है। ठीक है। और इसमें क्या है, सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। ठीक है। ये दोनों तीनों नाम जो है आपको याद रखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर बांध के विरोध में कौन कौन इकट्ठे हो रखे हैं, देखो, किसान और जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो, पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जितने, मानव अधिकार कार्यकर्ता क्यों आए होंगे यहाँ पे, क्योंकि सिंपल सी बात है, जिन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है उनके अधिकारों का हनन हो रहा है ना। तो मानव अधिकार जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इनके सपोर्ट में खड़े हैं और वो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरण मुद्दों पर केंद्रित था। यानी कि स्टार्टिंग में लोगों का ऑब्जेक्शन क्या था कि जंगल डूब जाएंगे। ठीक है। जंगल क्या है, हमारा एनवायरनमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो लोगों का विरोध इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि उनको पता था कि ये डैम बनने से जो जंगल है आसपास के वो पानी में डूब जाएंगे। तो सबसे पहले कौन खड़े हुए थे, इन्वायरमेंटलिस्ट। ठीक है। जितने भी पर्यावरणविद थे वो लोग इसके विरोध में खड़े हुए थे। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। अब क्या ऑब्जेक्टिव हो गया इसका, कि जितने भी लोगों को वहां से रिलोकेट किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है, उन लोगों को सारी सुविधाएं सरकार दे। इन मांगों को लेके लोग जो है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। ठीक है।
लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं यथा व्यर्थ नहीं जाएंगी, विस्थापन का शोक स्वीकार किया, यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे। अब लोगों ने क्या सोचा कि हम अपना घर छोड़ रहे हैं, हम अपनी जगह छोड़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि सिंचाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे। मतलब कि जो ये क्योंकि इरिगेशन के लिए होता है मेन पर्पस जो डैम का, तो उनको लगा कि इनसे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और हम लोग जो है रिच हो जाएंगे। प्राय रिहंद के उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है, पूछते जा रहे हैं हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। ठीक है, जब 30 ईयर्स तक कोई स्ट्रगल चलता है, ठीक है, उनको क्या बेनिफिट मिला? कुछ भी नहीं मिला। 30 साल जब उनको संघर्ष करते हो गए, दैट मीन्स आप सोचो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आ गई। ठीक है, अगर वो लोग 2 जनरेशन तक स्ट्रगल ही कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए कि यहाँ पे जब बांध बनेगा तो उसके बदले में हमारे जो है ये मांगे पूरी होनी चाहिए, या एटलीस्ट हमारे लिए ये भलाई होनी चाहिए, वो चीज़ उनको मिल नहीं रही है, तो फिर फ़ायदा ही क्या? 30-30 सालों तक जब लोगों को संघर्ष करना पड़ा है, तो आज वो पूछते हैं कि देश के लिए सेक्रीफाइस हमें ही क्यों करना है। ठीक है, हमें ही क्यों चुना गया इस प्रोजेक्ट के थ्रू देश के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए। क्लियर? सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये भी हमने जो डीजी क्लास में है, कृषि वाले चैप्टर में हमने जो डीजी देखी थी उसमें हमने देखा था कि आजकल जो फार्मर्स हैं वो कहाँ किस वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनको उगाने के में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बजाय कि वो मतलब किसान जैसे हम कहते थे ना कि अन्नदाता होता है जो कि हमारी जो भूख से रिलेटेड जितने भी हमें फसलों की ज़रूरत है उनको उगाते हैं। लेकिन आजकल क्या है, कमर्शियल फार्मिंग ज़्यादा कर रहे हैं लोग, जिनसे उनको ज़्यादा मुनाफा हो। जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री के लिए कॉटन सप्लाई करनी है तो लोग कॉटन की जो है एग्रीकल्चर करते हैं, कॉटन कल्टीवेशन करते हैं। अच्छा, चीनी मिलों के लिए शुगर केन चाहिए तो शुगर केन का। तो मतलब ये है कि किसान भी है अपना पर्सनल बेनिफिट ज़्यादा देखने लगे हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या में इंडस्ट्रीज़ में किन किन रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, हम उनको उगाएंगे। ठीक है, तो उनका पर्पस भी जो है चेंज हो चुका है। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकीय परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। कैसे देखो डिफरेंस आता है, एक अमीर किसान और ज़्यादा अमीर हो जाता है और जो गरीब किसान है वो और ज़्यादा गरीब हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो जो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज थे वो उनको अफोर्ड कौन कर सकता है, उनको खरीद कौन कर सकता है? अमीर किसान खरीद सकते हैं। गरीब नहीं खरीदेगा तो क्या होगा, वो उससे पिछड़ जाएगा। ठीक है, अब ज़्यादातर बड़े किसान क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को सप्लाई होने वाली चीज़ों को, जो रॉ मटेरियल है उनको जो है अपने खेतों में उगा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो कॉटन है, चाहे वो शुगर केन है, या कोई भी और ऐसी चीज़। उससे क्या है, उनका मुनाफा बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो गरीब किसान है वो क्या है, अब जब इंडस्ट्रीज की डिमांड होगी वही तो वो लोग खरीदेंगे। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज को चाहिए शुगर केन, छोटा किसान उगा रहा है गेहूँ। ठीक है, तो गेहूं की जो है डिमांड जितनी होगी उतनी तो होगी, लेकिन वो मुनाफा तो बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाएगा ना उसमें। तो इससे क्या है, जो डिफरेंस है सोशली जो इनमें डिफरेंसेस हैं, यानी कि गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, तो डिफरेंस दोनों का और बढ़ता जा रहा है। क्लियर? गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नागरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। कॉस्ट एंड बेनिफिट रेशो, लागत और लाभ का क्या मतलब है? देखो, कॉस्ट एंड बेनिफिट साइंस में भी हम साइंस में इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी चीज़ की हमारी कॉस्ट क्या आई है, ठीक है, और उसके हमें बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक, किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को, किसी भी एक्टिविटी को करने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और उसकी कॉस्ट क्या आएगी। ठीक है, तो जब भी कोई भी आप काम करते हैं तो सबसे पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको करना होता है। ठीक है, अब सपोज आप एज अ स्टूडेंट आपको समझाऊँ मैं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप खुद पे कैसे कर सकते हैं। सपोज आपको एसएसटी के ना 4 सोर्सेज अवेलेबल है पढ़ने के लिए। क्लियर? अब आपका पेपर जो है 80 मार्क्स का आता है। ठीक है, उसमें ज्योग्राफी का सपोज हम मान लेते हैं कि 30 मार्क्स आएगा ज्योग्राफी का पोर्शन। ठीक है, अब 30 मार्क्स के लिए आपके चैप्टर भी डिवाइडेड है कि इतने चैप्टर्स आपके पास आएंगे। ठीक है, जितने भी चैप्टर हैं 8 10 कितने हैं हम देख लेते हैं। 7 चैप्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है,
ठीक है, 7 चैप्टर्स हैं, आपको 30 मार्क्स में आपको पढ़ने हैं, 30 मार्क्स के लिए। ठीक है, आप क्या करते हैं उसके लिए 5 रिसोर्सेज लेके आते हैं, 5 अलग अलग बुक से पढ़ते हैं। क्लियर। वहीं आप देखते हैं कि हिस्ट्री में आपके ज़्यादा सिलेबस है, हिस्ट्री का ज़्यादा सिलेबस है और उसके चैप्टर्स भी बहुत लेंदी हैं। ठीक है, और उसके लिए आपने 2 ही सोर्स रखे। अब आप अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालो कि 30 नंबर के लिए 7 चैप्टर आपको जब पढ़ने हैं तो क्या आपको 5 सोर्सेज की ज़रूरत है, या आप एक ही सोर्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करके क्या कर सकते हो, कॉस्ट बेनिफिट रेशो को जो है कम कर सकते हो। क्लियर। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब क्या है कि जितनी कॉस्ट पे आपको वो बेनिफिट मिल रहा है क्या वो वर्थ करता है, क्या जो आप कॉस्ट पे करो क्या आप 5 बुक से पढ़ के क्या 30 में से 40 नंबर ले आओगे, वो तो नहीं है ना पॉसिबल। तो क्या बेटर है कि आप 2 सोर्सेज रखो अपने 30 नंबर के लिए, और उन 2 सोर्स को ही मैक्सिमम 2 सोर्स, क्योंकि बोर्ड की क्लास है तो आप क्या करो उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। ज़्यादा रिवाइज करोगे तो क्वेश्चन तो इन्हीं 7 चैप्टर्स में से ही आने हैं ना। तो आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको इस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, कोई भी काम करते हो, कोई भी स्टडी करते हो तो पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो कि क्या जिस कॉस्ट पे मैं इसको कर रहा हूँ क्या उतना बेनिफिट मुझे मिलेगा। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से जो हमारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि कॉस्ट हमारी बहुत हाई जाती है, क्योंकि कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में काउंट भी नहीं कर सकते, कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। अब जैसे जो लोगों का दुख है, जैसे 30-30 सालों से जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, जो दुख उन लोगों ने झेला है। ठीक है, अपनी ज़मीन को खोने का, अपनी जगह को खोने का, अपने रोज़गार को खोने का, और 30-30 सालों तक उस एक ही चीज़ के लिए स्ट्रगल करने का। तो कॉस्ट बेनिफिट जो रेशो है वो कितनी हाई है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपका लागत और लाभ का बंटवारा। ठीक है, तो इससे क्या है, अंतरराज्यीय झगड़े, आप पंजाब और हरियाणा का ही एग्जांपल ले, पंजाब हरियाणा भी जो है स्ट्रगल करते हैं एक रिवर के ऊपर, पता है आपको, पता है पंजाब और हरियाणा के बीच में कौन सी रिवर को लेके झगड़ा है। ठीक है, आप लोग कल इसको सर्च करके आना और क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पंजाब हरियाणा के बीच में कौन सा रिवर इशू चलता है। क्लियर। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर हैं, यानी कि जो उनका पर्पस था वो उसमें ही फेल हो गए, जो उस प्रोजेक्ट का पर्पस था उसमें ही फेल हो गए, तो आपत्तियां ज़्यादा उठती हैं। ठीक है, कि आपने इतनी कॉस्ट तो लगवाई, हमें यहाँ से निकालवा भी दिया और इतना सारा जो है इस पर पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन जिस चीज़ के लिए इसको बनाया गया था वो तो फुलफिल ही नहीं हुआ, तो लोग ज़्यादा विरोध करते हैं। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। क्या हो गया, रिवर्स हो गया, हमने बांध तो बनाया था इसलिए कि बाढ़ नहीं आए यहाँ पे, लेकिन क्या हो गया, तलछट इतना ज़्यादा जमा हो गया कि वो रिवर खुद ही बाढ़ आने का कारण बन गई। वो बांध ही जो है बाढ़ जिसको हमने बनाया इसलिए था कि हम बाढ़ को रोक सके, वो खुद ही बाढ़ आने का कारण बन गया। तो क्या हो गया, हमारा उद्देश्य तो फुलफिल हुआ ही नहीं, बल्कि क्या हो गया, रिवर्स हो गया, नुकसान हो गया हमें। तो अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई। क्या हुआ, कैपेसिटी इतनी है बांध की कि बाढ़ के टाइम पे क्या करते हैं हम, रिवर का वाटर को ओवरफ्लो होने से बचाते हैं। ठीक है, ताकि बाढ़ ना आए। लेकिन क्या हुआ, 2006 में हमने देखा कि बांध के पानी को इतना ज़्यादा खोल दिया गया कि उससे क्या हो गया, जो बाढ़ की स्थिति नेचुरली जितनी थी उससे कहीं ज़्यादा डिजास्टर्स हो गई। ठीक है, और इतना ज़्यादा पानी छोड़ा गया उन बांधों से कि जितना बाढ़ नुकसान करती नेचुरली उससे कहीं ज़्यादा नुकसान वहाँ पे देखने को मिला। तो कभी कभी क्या होते हैं, हमारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हमारे लिए जो है विकास नहीं बल्कि विनाश लेके आते हैं। ठीक, इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ अपितु वृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। देखो, बाढ़ आने से सबसे ज़्यादा जो सॉइल इरोजन होता है वो तो आपको पता ही है ना, पानी से और हवा से होता है सॉइल इरोजन। या तो हवा उड़ा के ले जाती है मिट्टी को और सॉइल इरोजन हो जाता है, या फिर पानी से। और जब बाढ़ आती है तो इतने लार्ज स्केल में जो पानी वहाँ से फ्लो होता है तो मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण बनता है। ठीक है, मृदा अपरदन होगा तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होने से क्या होता है, अगर एक जगह की सॉइल इरोड हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जो जमीन है धीरे धीरे बंजर होती चली जाएगी, वहाँ पे कुछ भी उगाना, कुछ भी वो फर्टिलिटी उसकी खत्म होती चली जाएगी, तो उगाना वहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और दूसरा काम क्या होगा, एक बार बाढ़ आने से मृदा अपरदन हो गया तो आगे भी बाढ़ आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसी जगह पे तो बाढ़ ज़्यादा आती है ना जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते,
है ना, क्योंकि जो ट्रीज है, घास फूस जो भी है, इनकी जड़ें मिट्टी को होल्ड करती हैं, मिट्टी को होल्ड करती हैं, तो क्या होता है, पानी को ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जमीन में लेके जाती हैं। लेकिन पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या होता है, फ्लो आउट हो जाता है हर चीज़। ठीक है, तो मृदा अपरदन होने से क्या होता है, आगे भी बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, कि वर्षा के जल को हम कैसे संग्रहित कर सकते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभप्रद असर और उन पर उठ रहे विवाद के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इसके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकता है। मतलब जो हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये तो फेल होते जा रहे हैं और इनका नुकसान भी बहुत है, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो लोग क्या सजेस्ट करते हैं, हमें इनको जो है एक्सचेंज करना चाहिए, मतलब इनकी जगह पे हमें क्या लेके आना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लेके आना चाहिए, जहाँ पे हम वर्षा के जल को संग्रहित कर सकते हैं। क्लियर। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण के ढांचे भी पाए जाते थे। आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, तो आज जितना जल संग्रहण नहीं होता वर्षा का, उतना पहले ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते थे पहले के टाइम में कि आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे स्केल पे वो बना, उनका आर्किटेक्चर इतना अच्छा होता था कि वर्षा के जल को किस तरीके से संग्रहित करके रखना है, कैसे हमें यूज़ करना है, उस टाइम में लोगों को पता था। ठीक है, आज आप लोगों को इतना नहीं पता होगा, जबकि आप लोग तो साइंस में इतने प्रोग्रेसिव हो चुके हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं, फिर भी हम इस ओर इतना ध्यान नहीं देते कि हमें रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन पहले के लोग बहुत सचेत थे और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर वो लोग बिल्ड करते थे जिससे वर्षा के जल को वो लोग संग्रहित करते थे। ठीक है, ऐसे हमें बहुत सारे जो है एविडेंसेस मिलते हैं हिस्ट्री में। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकी परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। ठीक है, वाटर सेविंग के या वाटर कंजर्वेशन के कौन कौन से तरीके, कि वर्षा के जल को कैसे सेव करना है, भौम जल मतलब अंडरग्राउंड वाटर के जल को कैसे करना है, नदी के जल को, और बाढ़ का जल यानी कि बाढ़ भी अगर आ जाती है तो उस जल को हम कैसे संग्रहित कर सकते हैं, इन सब के जो है उपाय उन लोगों ने कर रखे थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। ये हमने पढ़ा था, याद है आप लोगों को, डीजी क्लास में कुल क्या होता है, गुल क्या होता है ना, ये सब चीज़ें पढ़ी थी कि किस किस तरीके से एंशियंट टाइम में जो है वाटर कंजर्व किया जा रहा था, नदियों का पानी को किस तरीके से डायरेक्शन दी जाती थी, है ना, सारे मेथड्स हमने पढ़े थे। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। ठीक है, पहले के टाइम में राजस्थान में क्या होता था, लोग छत पे जब भी बारिश आती थी तो उस जल को संग्रहित कर लेते थे। पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। ये भी देखा था हमने, जल वाहिकाएं किस तरीके से बनती हैं, और ये कहाँ पे बनती हैं, पश्चिम बंगाल में। आपको यही याद रखना है कि एंशियंट टाइम में कौन से स्टेट में कौन सा तरीका अपनाया जा रहा था, राजस्थान में क्या था, पश्चिम बंगाल में क्या था, और दूसरी जगहों पे क्या था। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। ठीक है, एग्रीकल्चर में यूज करने के लिए वो लोग क्या करते थे, गड्ढे बना लेते थे खेतों में, और जब बारिश आती थी तो उनको फिल कर लेते थे और उसके बाद उसको सिंचाई के लिए यूज करते थे। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है। ठीक है, ये देखो जल संग्रहण यहाँ पे आपको दिख रहा है, हैंडपंप के माध्यम से पुनर्भरण, जो अंडरग्राउंड वाटर है, बारिश होती है तो कुछ जल नदियों में जाता है, कुछ अंडरग्राउंड में जाता है। ठीक है, तो हैंडपंप लगा के हम जो है क्या कर सकते हैं, रेन हार्वेस्टिंग, क्या मतलब है, हम रेन के पानी को, ठीक है, वर्षा के जल को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बेकार पड़े कुएं के माध्यम से पुनर्भरण कर सकते हैं, कुएं बना के हम, या पुराने पड़े कुओं को जो है हम ओपन कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ रेन, और फिर उनको भर के लेटर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। रेत और ईंट का प्रयोग करके जल का छनन किया जाता है, ये हमने डीजी में भी पढ़ा था।
पढ़ा था हमने। छत पे क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं, पीवीसी पाइप के माध्यम से उसको नीचे लाया जाता है। बीच में हमने क्या करा था, ईंट पत्थर डाले थे ताकि वो जो पानी है वो प्योरीफाई हो जाए, जो भी उसमें गंदगी है, धूल मिट्टी, वो सब साफ हो जाए। उसके बाद भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है, जहाँ से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, एक टब टाइप, एक हौज टाइप बना दिया जाता है, टैंक टाइप, और उसमें फिर ये साफ जल को भरा जाता है और डायरेक्टली वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। ठीक है, अगर उसमें भी आपको नहीं यूज़ करना है तो उसको कनेक्ट कर दिया एक वेल से, कुएं से, जहाँ पे वो हौज का जल जो है कुएं में ट्रांसफर हो जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है, बाद में इस जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये पूरा क्या है, एक रेन हार्वेस्टिंग का मेथड है कि इस तरीके से छत के पानी को आप कुएं तक कैसे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और वो भी साफ करके। क्लियर। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों, विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। ठीक है, इनको क्या बोलते थे, टांका। क्लियर, टैंक जो बना देते थे जिसमें वर्षा के पानी को एकत्रित करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। टांका यहाँ सुविकसित छत जल वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है। यानी कि जो, जैसे हमने बात की थी ना कि किस जगह पे हम उसको एकत्रित कर रहे हैं, तो एक रूम जितने बड़े साइज के उसको बना के हम उसमें एकत्रित करते थे, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों के ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए होते थे। छत से वर्षा का पानी नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नालों को साफ करने में प्रयोग होता था। ये भी हमने देखा था कि क्या करते थे, पहला जो फर्स्ट रेन होती थी उसको यूज नहीं करते थे, बल्कि इस पूरे सिस्टम को जो ये सेटअप किया होता था इसको क्लीन करने के लिए यूज करते थे, उसको बहा दिया जाता था। क्लियर। क्या करते थे, जब पहली बारिश होती थी तो इन चीज़ों की सफाई हो जाए इसके लिए उस वाटर को यूज़ नहीं करते थे, उसको फ्लो आउट होने देते थे। उसके बाद से जो है रेन हार्वेस्टिंग शुरू होती थी। क्लियर। चलो फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। क्लियर, इससे आगे।